प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और मेरा मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे कि हमारे वैदिक ज्योतिष में एक योग बताया है, पारिजात योग। पारिजात, मैं आपका ध्यान समुद्र मंथन की तरफ ले जाना चाहता हूं। जिस टाइम पर समुद्र मंथन हुआ उसमें पारिजात वृक्ष निकले थे, जो कि ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र के पास हैं। तो उस वृक्ष की उपमा देते हुए हमारे वैदिक ज्योतिष के विद्वानों ने यह योग बताया कि कुंडली में एकादश भाव में शुभ ग्रह हो। ये कुंडली का एकादश भाव है। एकादश भाव में शुभ ग्रह हो, राशि कोई भी हो उससे महत्व नहीं है, लेकिन एकादश भाव में शुभ ग्रह हो और एकादश भाव में जो राशि है उसका स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो, किसी पाप ग्रह आदि से पीड़ित ना हो। दो बात। दूसरी, जो एकादश भाव में शुभ ग्रह है उसको दूसरा शुभ ग्रह देखे। इसमें दो शुभ ग्रहों का आवश्यकता है, एक एकादश भाव में हो और दूसरा शुभ ग्रह उसको देखे और एकादश भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में कहीं पर भी अच्छी स्थिति में हो तो पारिजात योग बनता है। पारिजात योग जिस कुंडली में बनता है वह बालक धन, वैभव, भूमि, मकान आदि सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संपन्न होता है, चाहे और बाकी ग्रहों की कैसी भी स्थिति हो। वो अलग बात है कि कुंडली में जब ग्रह कमजोर होगा, पीड़ित होगा, तो उतना ही प्रभाव कम होता चला जाएगा। यह हमारे ज्योतिष विद्वानों ने बताया और किसी हद तक सही भी है। दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक कुंडली में जो कि पारिजात योग है। उस कुंडली में एकादश भाव में शुभ ग्रह है और उसको दूसरा शुभ ग्रह देख रहा है और एकादश भाव के स्वामी की स्थिति की केंद्र में या त्रिकोण में है। दर्शकों, मैंने यहां पर ये धनु लगन की कुंडली मेरे पास है। आपकी कुंडली या आपके दोस्तों की कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि धनु लगन ही हो। 12 लग्नों में से किसी की भी लगन की कुंडली होती है। कंडीशन है एकादश भाव में शुभ ग्रह हो और एकादश भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में कहीं पर हो और उस शुभ ग्रह को दूसरा शुभ ग्रह देखे। आइए विचार करते हैं एक जातक की कुंडली में। जातक का जन्म 17 मार्च 1994 रात को 2:30 नक्षत्र भरनी चरण 3 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु राशि उदय हो रही थी। धनु राशि के अंश 18 डिग्री 52 मिनट है। द्वितीय भाव में मकर राशि, तृतीय भाव में बुध 4 डिग्री, शनि 11 डिग्री और मंगल 13 डिग्री लेकर के विद्वान है। चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च राशि में है, 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर सूर्य 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। मीन राशि में सूर्य 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा मेष राशि में 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में केतु 3 डिग्री लेकर 26 मिनट विराजमान है। एकादश भाव में गुरु तुला राशि में 20 डिग्री लेकर के विराजमान है और द्वादश भाव में राहु 3 डिग्री 26 मिनट लेकर के वृश्चिक राशि में विराजमान है। लग्न 18 डिग्री 52 मिनट पर हुआ, धनु लगन है। धनु लगन के 18 डिग्री 52 मिनट हुए और लगन का स्वामी लग्नेश एकादश भाव में 20 डिग्री लेकर के लगन और लग्नेश बलवान है। लग्नेश की बहुत ही अच्छी स्थिति एकादश भाव में बताई गई है। अभी हम दूसरे ग्रहों पर थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करते हैं। सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में 2 डिग्री लेकर के 16 अंश पर है। अभी सूर्य भाग्य का स्वामी है, 2 डिग्री 16 अंश पर है, मीन राशि में राहु के प्रभाव में।
द्वादश भाव में राहु पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 पंचम दृष्टि से यहां पर 3 डिग्री 26 मिनट पर अपना प्रभाव डाल रहा है। सूर्य 2 डिग्री 16 मिनट पर, तो सूर्य राहु का प्रभाव ये 2:16 से आगे यहां पर आता है, जो मैंने बिंदु ब्लू मार्क से दिखाया। तो सूर्य राहु से पीड़ित है। दूसरी तरफ गुरु भी पंचम दृष्टि से देख रहा है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है। मंगल से आगे गुरु का प्रभाव पड़ता है। गुरु के दीप्तांश 9 है और मंगल के दीप्तांश 8 है और सूर्य के दीप्तांश 15 हैं। मंगल को कुछ राहत दे रहा है गुरु, क्योंकि मंगल से 60 डिग्री के दूर पर प्रभाव दे रहा है, थोड़ा अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन सूर्य को बचाने में असमर्थ है। सूर्य के से पहले तो प्रभाव दे रहा है, सूर्य से पहले गुरु का प्रभाव है, सूर्य के बाद में शुक्र का प्रभाव है, एक किस्म से अच्छा बनता है, लेकिन वहीं पर बीच में राहु यहां पर देने के बाद प्रभाव को बिगाड़ रहा है और सूर्य पीड़ित है। भाग्य भाव का स्वामी पीड़ित है, भाग्य में अवरोध है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी तो है, लेकिन त्रिकोण में है और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है और चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर है। मेष और तुला का अच्छा सप्तम योग बन रहा है। चंद्रमा गुरु का शुभ सप्तम योग बन रहा है। अति धनी, शांत स्वभाव, माता का भक्त, स्त्री का प्रिय, नौकर चाकर, राजमंत्री जैसा ये बालक है। अब बात करते हैं मंगल का। मंगल पंचम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी और तृतीय भाव पराक्रम में है। मंगल पराक्रम का धनी है। चतुर्दृष्टि छठे भाव पर है, शत्रु पर प्रभाव रहेगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव को देख रहा, भाग्य की थोड़ी सी उन्नति देगा और अष्टम दृष्टि से दसम भाव को दे रहा है। दिग्बली माना जाता है सूर्य है, तो पिता और व्यवसाय के पक्ष में अच्छा योगदान देगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी है। बुध 2 केंद्रों का स्वामी है। ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि 2 केंद्रों का स्वामी होता है तो जब तक उसका भंग नहीं हो जाता, ये केंद्राधिपति दोष, तब तक वो सक्षम नहीं देता। तो बुध तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में मंगल त्रिकोण है, मंगल से 4 ही डिग्री दूर है, तो बुध का दोष भंग हो रहा है। बुध फल देने में सक्षम है। बुध अपने प्रभाव से भाइयों की जीवन भर मदद करता है। पत्नी का सहयोग मिलता है, क्योंकि पत्नी का स्वामी तृतीय भाव में, पति का उसको अच्छा सहयोग मिलता है। बुध यहां पर शुभ स्थिति में आ गया। भाग्य सप्तम दृष्टि से भाग्य की थोड़ी उन्नति करता है, क्यों? सूर्य का मित्र ग्रह माना जाता है बुध। कान में थोड़ी बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं गुरु की। इस कुंडली में गुरु और चंद्रमा 2 ही का बोलबाला है और शुक्र का बोलबाला है। गुरु नवम भाव का स्वामी है और तुला राशि में एकादश भाव में है। जब तुला राशि में गुरु कहीं पर भी होगा, अपने जो उसका नैसर्गिक शुभ प्रभाव है वो अवश्य देगा और जहां पर योग होगा तो उसको बढ़ाती देगा। साधारण तौर पर तुला राशि में गुरु होने से वह जातक बुद्धिमान माना जाता है, धनी माना जाता है, विदेश में भ्रमण, अपने साथियों में श्रेष्ठ, देवता स्वरूप ज्ञानी। बुध लग्नेश है, एकादश भाव में अच्छी स्थिति है। पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहन का सुख। नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, लग्नेश सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी का अच्छा सुख और धन की कोई कमी नहीं। दर्शकों, एकादश भाव में गुरु को ऐसा बताया गया है कि हजारों दोषों को वो दूर कर देता है। गुरु एकादश भाव में और वो भी लग्नेश होने के बाद शुभ स्थिति में बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र छठे और एकादश भाव का स्वामी है। ज्योतिष की श्रृंखला में तो ऐसा बताया गया कि छठे से छठा दोनों अशुभ स्थान होते हैं, परंतु शुक्र उच्च राशि में केंद्र में है और एकादश भाव का स्वामी है।
शुक्र केंद्र में है और एकादश भाव का स्वामी है, शुभ स्थिति में है, राहु से भी प्रभाव नहीं है क्योंकि राहु के 3 डिग्री 26 मिनट है, शुक्र के 16 डिग्री 32 मिनट है, 13 डिग्री का फर्क है। शुक्र अस्त नहीं है, शुक्र प्रभावहीन है और उच्च राशि में है और एकादश भाव का स्वामी है। मालव योग बना रहा है, माता भूमि मकान का एक अच्छा शुभ बन रहा है, अच्छी स्थिति शुक्र की है। अब शुक्र की स्थिति को हमने बताया, गुरु का बताया, चंद्रमा का बताया। जो योग की व्याख्या है परिजात योग की वो यही है, एकादश भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में है। उच्च राशि में ना भी होने दो, लेकिन मित्र की राशि में हो, अपनी राशि में हो, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, तो उच्च राशि में है, कोई पाप ग्रह से पीड़ित नहीं, एकादश भाव का स्वामी। और एकादश भाव में गुरु शुभ ग्रह है और चंद्रमा उसको देख रहा है, तो परिजात योग अपने आप में फलीभूत हो रहा है। आगे बात करते हैं शनि की। शनि तृतीय भाव में पराक्रम का स्वामी, पराक्रम में कोई कमी नहीं, स्वराशि में है, तीर्थ दृष्टि पंचम भाव पर ऑलरेडी चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो कोई प्रभावहीन नहीं कर सकता। सप्तम दृष्टि यहां पर भाग्य में अवरोध देने वाली बात है, तो मंगल देख रहा है, कुछ ना कुछ मिनिमाइज कर रहा है। दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक कर रहा है। द्वादश भाव पर राहु और शनि का प्रभाव है, द्वादश भाव पीड़ित है। अब बात करते हैं दर्शकों राहु की। राहु द्वादश भाव में है, प्रबल पितृ दोष है, राहु से सूर्य पीड़ित है, प्रबल पितृ दोष है, भाग्य की हानि है। केतु छठे भाव में है, शत्रु पर प्रभाव रहेगा, कठिनाई पर विजय प्राप्त होगी और बाहर से अच्छे संबंध होंगे, कुटुंब से परेशानी होगी। दर्शकों ये मैंने ग्रहों का आपको सूक्ष्म प्रभाव बताया। इस कुंडली में जैसा कि हमारे विद्वान लोग बताते हैं शुभ योगों के, मैं भी बताता हूं ये शुभ योग है, ये पंच महापुरुष योग है, लेकिन जब कुंडली में जब वो आता है जातक की में, उसमें पता चलता है वो कितना फल देगा। योग है, पारिजात योग है, लेकिन भाग्य पीड़ित है, भाग्य बलवान नहीं है। भाग्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। प्रभाव तो उसको मिलेगा, लेकिन जैसी व्याख्या है, जिस तरह से उसने कर्म किए हैं, ये उसके खुद कर्मों से ये योग बना है, लेकिन पूर्वजों के कर्मों से उनका कोई पारिवारिक सदस्य जो कि मुक्ति नहीं हुई है, पितृदोष बना रहा है। सूर्य का पीड़ित होने का मतलब यही है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य विष्णु भगवान का प्रतीक है, कहीं ना कहीं पितरों का आक्रोश है, तो उस वजह से उसको पूरा फल नहीं मिल रहा। दर्शकों यहीं पर मैं एक बात आपको बता देता हूं, कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं कि हम कितना भी उपाय कर ले वो उपाय नहीं होगा, क्यों? रिजिड होते हैं, वो दृढ़ ग्रह होते हैं। लेकिन राहु जहां पर भी पीड़ित करता है वो उपाय बड़ी सरलता से हो जाता है। राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है। आप अपने पूर्वजों के श्राद्ध मावस उनके निमित्त जो कार्य करते रहिए, आपको राहु अच्छा फल देगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, उसका उपाय आसानी से हो जाता है। पितृदोष निवारण करना चाहिए जातक को। पितृदोष निवारण करने के बाद जातक भाग्य का रत्न धारण करे, सूर्य का रत्न धारण करे और सूर्य से निमित्त उसको कार्य करने चाहिए। जातक की कुंडली में यही एक दोष है, वरना बहुत अच्छे दोष हैं। फायदा तो अभी मिल रहा है, लेकिन जब ये इतना करेगा तो उसको भरपूर फायदा मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा। पितृदोष निकाले, श्राद्ध करे, उनसे निमित्त काम करे और सूर्य को अर्घ दे और सूर्य का रत्न धारण करे, उसकी राह बड़ी अच्छी होगी। और ये जो योग जो पारिजात का योग है उसका पूर्ण रूप से उसको फायदा मिलेगा। दर्शकों मैंने अपने अनुभव ज्ञान और शास्त्रों के मुताबिक आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आपका इससे मार्गदर्शन हुआ है तो मैं कहूँगा मेरा वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं ये कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो। मेरी आपसे यही तमन्ना रहती है, यही उम्मीद रहती है, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे और मैं इसी प्रकार से वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपको उन योगों के बारे में बता सकूं, ताकि आप उनका फायदा देखें क्या है और आपका मार्गदर्शन हो। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, ऋषि ज्योतिष बड़ौदा में स्थित है, नर्मदा जी के तट पर नर्मदेहर
कालसर्प दोष पितृदोष की पूजाएं आयोजन की जाती हैं। विद्वान कर्मकांडी पंडित जी द्वारा पितृदोष की पूजा का आयोजन होता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है। 25-30 पेज हाथ से पत्रिका के लिखने हो जाते हैं। पूरा गहन अध्ययन के बाद उसका मार्गदर्शन कर दिया जाता है। जो इच्छुक चाहता है लिखवा सकता है। वास्तु कला में भी पीछे नहीं है। जो वास्तु शास्त्र से जिसने सहायता, जिसने मार्गदर्शन लेना हो ले सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, कन्या अभिभावक के लिए कन्या की गुलमिलान मैं वर्कशॉप द्वारा बिना किसी शुल्क के उसकी राह आसान करने के लिए भेजता हूं। जिसने फायदा उठाना उठा सकता है। अंत में फिर कहूंगा, मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।